गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है। मैं चाहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा एनल फिशर के डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में। आप जानते हैं कि जहां तक एनल फिशर का सवाल है, इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। साइंस ऐसा मानती है कि एनल फिशर का जहां तक सवाल है, लाइफ टाइम में किसी भी व्यक्ति को इसके होने की काफी ज्यादा संभावना होती है। आज हम इसके डायग्नोसिस के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आपको एनल फिशर है तो उसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। 90% टाइम्स इसकी जो डायग्नोसिस है वो मेडिकल हिस्ट्री से ही क्लियर हो जाती है। आपको लैट्रिन करने के दौरान दर्द होता है, दर्द का कैरेक्टर किस प्रकार का है, लैट्रिन करने के दौरान दर्द होता है या बाद में भी होता है, एंड बाद में कितनी देर तक दर्द होता रहता है, आपको किस पोजीशन में दर्द होता है, ये बहुत सारी चीजों की जो जानकारी है ये हमें क्लियर कर देती है कि कहीं आपको एनल फिशर तो नहीं है। फिर हम आपके लैट्रिन के रास्ते का जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उससे भी क्लियर हो जाता है कि आपको एनल फिशर तो नहीं है कहीं। कभी हमें आपके एनल स्फिंक्टर को प्रॉपर्ली एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है। नो, आप जानते हैं कि फिशर दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट फिशर जो बिल्कुल ताजा है, एक क्रॉनिक फिशर जो पुराना है। जो क्रॉनिक फिशर है उसे कहते हैं जो भी फिशर 8 हफ्ते में हील नहीं होता है। अगर आपको फिशर हुआ और अगर 8 वीक्स हो गए और ये हील नहीं होता है तो साइंस इसे क्रॉनिक फिशर मानती है। नाउ अगर हम एक्यूट फिशर को देखें तो ये कैसा दिखाई देगा, ये बिल्कुल फ्रेश कट दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा कट दिखाई देगा जैसे ब्लेड से किसी ने काटा हुआ है। ये बिल्कुल पेपर कट कहलाता है एंड दिस इज एक्यूट फिशर। जो क्रॉनिक फिशर होगा ये थोड़ा सा डीप होगा, ये थोड़ा सा डार्क कलर होगा, ये ओपन अप होगा और इसके मार्जिन में फ्लैशी ग्रोथ जैसी दिखाई देगी। बिकॉज ये जो फिशर है ये 8 हफ्ते से ज्यादा पुराना है, इसीलिए इसे क्रॉनिक फिशर कहा जाता है। नाउ जहां तक डायग्नोसिस का सवाल है, जो फिशर की लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिशर है अगर आप घड़ी के उसको देखें, डायल को देखें, तो 6 o'clock पोजीशन में हो सकता है या जो 12 o'clock पोजीशन में हो सकता है, तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कट्स होते हैं, दैट मींस एट 6 o'clock एंड 12 o'clock पोजीशन, साइंस ऐसा मानती है कि ये अक्सर कर कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड होते हैं। कॉन्स्टिपेशन के चलते या हार्ड स्टूल पास होने के चलते जो कट्स होते हैं वो ऊपर या नीचे होते हैं। जो भी कट्स बगल में होते हैं, साइंस ऐसा मानती है कि लेटरल वॉल में जो कट्स होते हैं वो किसी दूसरी बीमारी का संकेत होते हैं, चाहे वो क्रॉन्स डिजीज हो, चाहे और कोई भी दूसरी प्रॉब्लम हो। तो जो लेटरल वॉल पे कट्स होते हैं वो हमेशा एक शंका पैदा करते हैं कि कहीं कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ कभी हमें एनल जो फिशर है उसको पहचानने के लिए प्रोक्टोस्कोपी करने की जरूरत पड़ती है। जैसा आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे लैट्रिन के रास्ते से पास किया जाता है इस चीज को देखने के लिए कि कट्स किस पोजीशन में है, कितना गहरा है, ये एक्यूट है या कि ये क्रॉनिक फिशर है। तो कभी प्रोक्टोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। बट नेक्स्ट इन लाइन इज द सिग्मोइडोस्कोपी। अगर आपकी एज 50 ईयर्स से कम है, आपको एनल फिशर का एक सस्पिशन है, तो हम आपकी सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। ये वास्तव में रबर जैसी ट्यूब होती है जिसके ऊपर एक कैमरा लगा होता है। ये लैट्रिन के रास्ते से पास की जाती है एंड अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर जो एरिया है इंटेस्टाइन का उसे एग्जामिन किया जाता है। इससे देखा जाता है कि कहीं आपकी इस एरिया में विच इज अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर कहीं कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बाय एंड लार्ज सिग्मोइडोस्कोपी इज रिजर्व्ड फॉर द पीपल जिनकी एज 50 साल से कम होती है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो साइंस ऐसा रिकमेंड करती है कि अगर आपको एनल फिशर है या कोई दूसरे सिम्टोमेटोलॉजी हैं या आपको कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से परसिस्ट कर रहा है तो आपको वास्तव में कोलोनोस्कोपी की जांच कराना चाहिए। जो कोलोनोस्कोपी है ये वास्तव में एक लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर लॉन्ग। ये लैट्रिन के रास्ते से पास किया जाता है और आपकी पूरी की पूरी इंटेस्टाइन को एग्जामिन करता है कि एनल फिशर के अलावा कोई एडिशनल प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई ऐसी दूसरी डिजीज तो नहीं है आपकी बड़ी आंत में जिसके चलते आपको एनल फिशर डेवलप हो रहा है। जैसे क्रॉन्स डिजीज तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी इंटेस्टाइन में कहीं कोई स्ट्रक्चर है, आपकी इंटेस्टाइन में कहीं कोई मैलिग्नेंसी है जिसके चलते आपको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो रहा है और उसके चलते आप स्ट्रेन कर रहे हैं और उसके कारण से आपको फिशर डेवलप हो रहा है। तो अगर आपकी एज 50 ईयर्स से ज्यादा है और आपको एनल फिशर अगर संभावित है तो आपको रिकमेंडेशन इसी की है कि आपको एक कोलोनोस्कोपी की जांच कराना चाहिए। नो, अगर ये डायग्नोस हो जाता है कि आपको एनल फिशर है तो वास्तव में उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप समझिए कि इन जनरल
अगर आप अपनी लेटरिन को सॉफ्ट रखें, सॉफ्ट रखने के लिए सब इंतजाम करें। दूसरा, अगर आप लेटरिन के रास्ते की सिकाई करें, जिसे सिट्स बात कहते हैं, अगर आप लेटरिन जब जाते हैं उसमें स्ट्रेन करना बंद करें, आप लेटरिन में बहुत देर बैठना बंद करें, और आप रोज एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज करें दैट मींस वॉकिंग करें। साइंस ऐसा मानती है दैट 90% ऑफ द फिशर, पर्टिकुलरली अगर एक्यूट एनल फिशर हैं तो हील हो जाते हैं। उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको अपना जो स्टूल है उसको सॉफ्ट रखना है। डाइट में चेंज करिए ताकि स्टूल सॉफ्ट रहे, अच्छी मात्रा में लिक्विड लीजिए ताकि स्टूल सॉफ्ट रहे, और इसके बाद भी अगर सॉफ्ट नहीं रहता है तो आपको स्टूल सॉफ्टनर या ऑस्मोटिव लेक्सेटिव्स, जैसे हमारे यहां इसबगोल अवेलेबल होता है, इसकी हेल्प लेने की जरूरत है। नो, अगर इन सब करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि जो फिशर है वो हील नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर की मदद लेने की जरूरत है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या ट्रीटमेंट के लिए, तो जो पहला स्टेप है बेसिकली द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। दैट मींस कि आपको किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो हम मेडिकेशंस यूज करते हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए, उसमें नंबर 1 पर आती है नाइट्रोग्लिसरीन। यह वास्तव में एक क्रीम के शेप में होती है जिसे लेटरिन के रास्ते में अप्लाई करना पड़ता है सवेरे शाम। जो नाइट्रोग्लिसरीन है, ऐसा माना जाता है कि इट इज द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। दैट मींस कि यह सबसे अच्छी दवाई है जो एनल फिशर को हील करने में मदद करती है। जब नाइट्रोग्लिसरीन आप अप्लाई करते हैं तो वास्तव में हीलिंग को प्रमोट करती है, आपका जो एनल स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करती है, तो हीलिंग को भी प्रमोट करेगी और एनल स्फिंक्टर को रिलैक्स भी करेगी। तो अगर ये दोनों काम करेगी तो आपका धीरे धीरे पेन कम हो जाएगा, धीरे धीरे पेन खत्म हो जाएगा और एनल स्फिंक्टर वास्तव में हील हो जाएगा। बस ये है कि जो नाइट्रोग्लिसरीन है थोड़ा सा साइड इफेक्ट लेके चलती है, पर्टिकुलरली कभी कभी इससे हेडेक हो सकता है जो आपको शायद बियर करने की जरूरत पड़ेगी। Now the second in line basically is the topical anesthetic creams, जो कि लेटरिन के रास्ते को सुन्न कर देते हैं या लोकल एनेस्थेसिया जैसा काम करती हैं। इनमें सबसे ऊपर आती है ज़ाइलोकेन। जो ज़ाइलोकेन है 2 to 5% कंसंट्रेशन में लगाने की जरूरत पड़ती है। लेटरिन करने के पहले या लेटरिन करने के बाद आपको लोकल एरिया में इसको लगाने की जरूरत है ट्वाइस अ डे। ये वास्तव में एनेस्थेटिक क्रीम है और ये आपके लेटरिन के रास्ते को सुन्न कर देती है या एनेस्थेटाइज कर देती है। इसके चलते आपका जो पेन है वो वास्तव में खत्म हो जाता है। द नेक्स्ट इन लाइन इज द बोटुलिनम या बोटॉक्स इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस अवेलेबल होते हैं, इनको वास्तव में लेटरिन के रास्ते में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये वास्तव में हमारा जो एनल स्फिंक्टर है या लेटरिन का रास्ता है उसमें जो मसल होती है उसको रिलैक्स कर देती है, उसके स्पाज्म को खत्म कर देती है। उसके स्पाज्म को खत्म करेगी, उसको रिलैक्स करेगी, तो वास्तव में आपका जो एनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स हो जाएगा तो जो स्फिंक्टर है उसमें जो पेन आता है पेन खत्म हो जाएगा, प्लस जो फिशर है उसकी जो हीलिंग है वो फास्ट हो जाएगी। द नेक्स्ट इन लाइन आर द मेडिसिन जो वास्तव में हम ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हैं, पर्टिकुलरली डिल्टियाजेम। इसकी क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, जैसे डिल्टिया जैसी क्रीम जैसी आपको दिखाई दे रही है। ये जो मेडिकेशंस हैं डिल्टिया जैसी क्रीम्स हैं, इनको सवेरे शाम लेटरिन के रास्ते में लगाने की जरूरत है, जिससे कि जो मसल है वो वास्तव में रिलैक्स हो जाए। मसल रिलैक्स होगी तो जो फिशर है वो हील होने लगेगा। मसल रिलैक्स होगी तो जो पेन है वास्तव में चला जाएगा। साइंस ऐसा मानती है कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन फेल होती है उस स्टेज में आपको डिल्टियाजेसिक या निफेडपिन की जो लोकली एक्टिंग क्रीम्स हैं उनको लगाने की जरूरत है। अगर आपको नाइट्रोग्लिसरीन से रिस्पॉन्स आता है तो साइंस ऐसा मानती है दैट पॉसिबली इज द बेस्ट मेडिकेशन। नो, कभी ऐसी स्थिति आती है कि एक्यूट फिशर है या फिशर है आपको और आप सब मेडिकेशन कर रहे हैं, उससे भी आपका फिशर हील नहीं हो रहा है एंड आपका पेन जा नहीं रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो वास्तव में आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। हम बात करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। नो, क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत कब पड़ती है। ये 3 सिचुएशंस में पड़ती है। नंबर 1, अगर आपका जो फिशर है वो क्रॉनिक एनल फिशर हो गया है, दैट मींस कि जो फिशर है वो 8 हफ्ते से ज्यादा चल चुका है, तो ये क्रॉनिक एनल फिशर है। नंबर 2, जो दूसरे ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी फिशर अगर हील नहीं हो रहा है, दैट मींस नॉन हीलिंग फिशर वास्तव में सर्जरी मांगता है। और नंबर 3 इज द सीवियर सिम्प्टोमेटोलॉजी, कि आप सब क्रीम्स लगा रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, लेकिन दर्द इतना ज्यादा है कि आपकी बर्दाश्त के बाहर है। इफ दैट इज द सिचुएशन तो आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। नाउ सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है?
जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा वो हमेशा एनेस्थीसिया के अंडर में किया जाता है। मोस्टली इट इज द जनरल एनेस्थीसिया विच इज गिवन बिकॉज इसमें काफी पेन होने की संभावना होती है। जो सर्जरी की जाती है तो आपका जो एनल स्फिंक्टर है या लैट्रिन के रास्ते को कंट्रोल करने वाली जो मांसपेशी है उसका जो इंटरनल स्फिंक्टर का कुछ पोर्शन ऐसा है जिसे कट कर दिया जाता है। इसे कहते हैं लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी, कि जो आपकी लेटरल साइड है उसके इंटरनल जो स्फिंक्टर है उसका कुछ पोर्शन कट कर दिया जाता है ताकि मसल आपकी रिलैक्स हो जाए एंड जो एनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाए ताकि आपका पेन खत्म हो जाए। जैसे ही आपका पेन खत्म होगा, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, आपका जो एनल स्फिंक्टर है उसके रिलैक्स होते ही एनल फिशर धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा। नो, जहां तक सर्जिकल ट्रीटमेंट का सवाल है, ऐसा माना जाता है कि अगर आपको क्रॉनिक एनल फिशर है, एनल फिशर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वास्तव में जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है शुड बी कंसीडर्ड एंड इट इज वेरी 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 इफेक्टिव। एंड माना जाता है कि हीलिंग 99.999% पेशेंट्स में स्मूथली हो जाती है। बहुत कम रिस्क जरूर ऐसी होती है कभी कभार कि एनल स्फिंक्टर के कटने से एक लैट्रिन के या फीकल के इनकॉन्टिनेंस होने की संभावना होती है, बट यूजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाती है। नो, देयर आर सर्टेन लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज जो मैं चाहता हूं कि आप इन पे ध्यान दें ताकि आपको एक तो एनल फिशर हो ना, एनल फिशर अगर हो गया है तो वो दवाइयों से अगर ठीक हुआ तो दोबारा डेवलप ना हो। इसके लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत है। आपको अपने खाने में फाइबर को ऐड करना चाहिए। आपको ऑन एन एवरेज रोज 25 से 30 ग्राम फाइबर लेने की जरूरत है कि अगर आप इतना फाइबर खाते हैं तो आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट होता है। आपका स्टूल सॉफ्ट होगा तो फिशर को हीलिंग में मदद मिलेगी। जो फाइबर रिच फूड्स हैं वो वेजिटेबल्स में होते हैं, नट्स में होते हैं, होल ग्रेन्स में होते हैं, और ये ऑल दीज थिंग्स बेसिकली प्रोवाइड फाइबर, और फाइबर से जो हीलिंग है उसमें काफी आपको मदद मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपका फाइबर इंटेक कम है तो प्लेंटी ऑफ फाइबर सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में जिन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 2, आपको एडिक्वेट अमाउंट लिक्विड से लेने चाहिए। लिक्विड की अमाउंट कितनी है इसको ऐसा तो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, बट आपको लिक्विड ठीक मात्रा में लेना चाहिए ताकि आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट रहे, आपको कॉन्स्टिपेशन ना रहे। एंड कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो अगर एक फिशर है तो उसे हील होने में मदद मिलेगी। अगर फिशर ठीक हो गया है तो उसके दोबारा होने की संभावना कम होगी। द थर्ड इज कि जब आप लेटरिन के लिए जाते हैं, जब आप बाउल मूवमेंट के लिए जाते हैं तो वास्तव में आपको प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। नंबर 1, आपको बहुत देर तक नहीं बैठना चाहिए क्योंकि आप बहुत देर बैठते हैं, आप स्ट्रेन करते हैं तो आपका जो फिशर है जो हील हो चुका है या हील हो रहा है उसके दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए स्ट्रेनिंग को हमेशा अवॉइड करने की जरूरत है। अगर इन्फेंट्स को एनल फिशर है तो उसको ठीक करने के लिए क्रीम्स के एप्लीकेशन के अलावा साइंस ऐसा कहते हैं कि आपको डायपर्स फ्रीक्वेंटली चेंज करने की जरूरत है। जो एरिया है एनल स्फिंक्टर का उसको बहुत जेंटली वॉश करने की जरूरत है। और अगर ये फिशर परसिस्ट कर रहा है, जो बच्चे का जो इवैक्यूएशन है काफी पेनफुल है और स्टूल बहुत हार्ड हो रहे हैं, बच्चा स्टूल को रोकने की बार बार कोशिश करता है, अपने जो लेग्स हैं उनको क्रॉस करके जो ना खड़ा हो जाता है, लेटरिन में बैठना नहीं चाहता है, ये सब चीजें इस चीज का इंडिकेशन है कि ये एक्टिव फिशर है। अगर इस तरह का एक्टिव फिशर है तो वास्तव में आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। नाउ जहां तक एनल फिशन का सवाल है, इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए बहुत छोटे छोटे जो ना टेस्ट की जरूरत पड़ती है। उसमें से मैं ऐसा समझता हूं कि प्रोक्टोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी, दीज आर 3 इन्वेस्टिगेशंस जो आपकी बकेट लिस्ट में होने चाहिए, जो आपके डॉक्टर आपको कंडक्ट करेंगे अगर उसके रिक्वायरमेंट है तो। जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, ट्रीटमेंट हमेशा 3 ही कैटेगरी में आता है। 1 इज द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, सेकंड वुड बी द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, द थर्ड वुड बी द सर्जिकल ट्रीटमेंट। मोस्ट ऑफ द फिशर्स जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, दैट मींस लोकल एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, डिल्टियाजेसिक और जाइलोकेन, इन्हीं चीजों से ठीक हो जाते हैं। बट अगर ये रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो कभी कभार ऑपरेट कराने की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखेंगे, फाइबर ठीक रखेंगे, लिक्विड ठीक रखेंगे, स्ट्रेन नहीं करेंगे, तो मैं ऐसा समझता हूं कि फिशर होने की संभावना कम होगी, और अगर फिशर हुआ है तो उसे हीलिंग में मदद मिलेगी। अगर आप समझते हैं कि एनल फिशर की डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को समझने में ये वीडियो आपको मदद करता है तो इसे जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।